खुशामदीद, सुबह बखैर नाजरीन। जनवरी साल 2023 की 21वीं तारीख है आज, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके माह जनवरी भी अपने आखिरी पड़ाव की ओर चल रहा है। लेकिन हमारा पड़ाव शुरू हो गया है जी सलाम जेके का। और ये सलाम जेके प्रोग्राम पिछले कई सालों से लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ और इस आपकी उस मोहब्बत के भरोसे ले आते हैं जो लगातार आपकी तरफ से हमें मिलता है। और आज भी उसी मोहब्बत और प्यार के साथ आपके सामने है, हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आप लगातार प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम की कोताहियाँ खामियाँ अपने पास रखेंगे नहीं बल्कि हम तक पहुँचाएंगे। और वो कैसे आप पहुँचाएंगे? आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर तो हमारे साथ ज्वाइन कर ही चुके हैं। आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपका और हमारा राब्ता और मजबूत होगा। वहाँ पर आप हमारी कोताहियाँ खामियाँ जो है वो तहरीर ज़रूर कीजिएगा। 24 घंटे जब आप ट्रांसमिशन को देखते हैं, यानी न्यूज़ चैनल को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, या रात 8 बजे से कल सुबह शाम तक 8 बजे तक देखते हैं, तो ज़रूर ये बताइएगा कि मज़ीद बेहतरी जो देखना आप चाहते हैं कि किस तरीके से हो। कल से जो चीज़ें आपकी तरफ से फीडबैक था स्क्रॉल को लेकर, जो हमारी नीचे न्यूज़ पट्टियाँ चलती हैं, उस पर भी काफ़ी बेहतरी हमने की है और एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से वो ऑन ईयर है। फिर वेबसाइट के बारे में जो आपकी आ रहा थी, उस पर भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और जल्दी के साथ भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जो चीज़ आप फीडबैक हम तक पहुँचाते हैं, हम वो लगातार बेहतर करते हैं। और इसी की उम्मीद मैं आज भी रखूँगा। आज भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके होंगे और करेंगे भी, और अपना फीडबैक भी हम तक देंगे। 3 पड़ावों पर प्रोग्राम होगा और 9:40 का वक्त होगा। जब आखिरी 10 से 15 मिनट हमारे पास होंगे तो हम फोन लाइंस खोल देंगे, आपकी कॉल को शामिल प्रोग्राम करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएंगे और मनसूबाबंदी करने वाले उन अफराद तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे जो जम्मू कश्मीर की मनसूबाबंदी करते हैं, तरक्याती प्रोजेक्टों को शक्ल देते हैं, तो उन्हें पता लगे कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ है। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम कहाँ की बात करेंगे, तो मुल्क की सियासत की भी बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कुछ तज़िया होगा, कुछ तबसरा होगा, कुछ बयानों के अंदर की खबर होगी, क्योंकि मामला जब गुलिस्तान न्यूज़ पर आता है तो खबर तह तक हम आपके सामने रखते हैं। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज हस्बे वादा आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे से। और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, जो दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के शुरू हो चुका है। 8:38 हो रहे हैं। 21 तारीख है, जनवरी का पहला महीना। ये भी अब कुछ दिन हमारे पास बचे हैं इस महीने के। तो 21 तारीख क्या कुछ कहती है हिस्ट्री ऑफ द डे में। सबसे पहले आज के अहम वाकयात पर नजर। 1981 में आज ही के दिन तेहरान में, यानी ईरान के अंदर, अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए थी क्योंकि ईरान और अमेरिका इस इंसिडेंट के बाद आमने सामने थे। तल्खियां मुसलसल बढ़ती जा रही थी और सख्त कशीदगी के बावजूद बड़ी मुश्किल से इन यरगमाल बनाए गए तमाम लोगों को यहां से छुड़ाया गया। साल 1972 में आज के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा रियासत का यौम तासीस पहली मर्तबा मनाया गया। इन रियासतों के अलग होना या फिर बनाए जाने के दिन के मौके पर शुरुआत यौम तासीस की 1972 में आज के दिन हुई। 21 जनवरी 1958 को आज के दिन कॉपीराइट एक्ट नाफिज हुआ। साल 1924 में आज से ठीक तकरीबन 100 बरस कबल बरतानिया में पहली बार यज्ञ मैकडोनाल्ड की क़यादत में पहली मर्तबा लेबर पार्टी की हुकूमत कायम हुई। जनवरी का तीसरा हफ्ता था, तारीख 21 थी, साल था 1924। इसके अलावा 1996 में तकरीबन 26-27 वर्ष कबल इंडोनेशिया के अंदर आज के दिन कश्ती डूबने से एक बड़ा हादसा हुआ। 340 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 125 लोगों को किसी तरीके से मुश्किल सूरत हाल, जहां पर थी मुश्किल सूरत हाल से बचाकर निकाला गया, लेकिन 340 लोगों को नहीं बचाया जा सका। तो ये वाकया आज के दिन 1996 में इंडोनेशिया में पेश आया। आज से 23 वर्ष कबल 2000 में एशिया का पहला स्किट लिवर हांगकांग के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, 21 जनवरी 2000 को। इसके अलावा 2003 में बगैर ड्राइवर के अमेरिकी जासूस तैयारा पाकिस्तान में आज के दिन गिरकर तबाह हुआ। और 2003 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के, यानी फर्स्ट तालिबान का जो रूल था, उसके खात्मे के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई नॉर्दर्न पार्ट के अंदर पाकिस्तान में देखी जा रही थी। और पहली मर्तबा पता चला कि न सिर्फ
जो ड्राइवर वाले हैं या पायलट वाले तैयारे हैं, बल्कि बगैर ड्राइवर के जो अमेरिकी जासूस तैयारे हैं वो भी इलाके के अंदर सरगर्म है। पहला इस तरह का इंसिडेंट 2003 में आज के दिन हुआ और 21 जनवरी 2008 को भारत ने इजराइल का एक जासूस सैटेलाइट आज के दिन लॉन्च किया। सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने में मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर इस टेक्नोलॉजी का सहारा जो दिफाई जराए बताते हैं कि आज के दिन भी होता है, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो ये हिंदुस्तान और आलमी तारीख में मुख्तसर वाकयात, एक लंबी फहरिस्त रहती है, लेकिन उसमें से कुछ अहम पॉइंट्स आप तक पहुंचाएं हमारी कोशिश तय फॉर्मेट के मुताबिक रहती है। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूपर, हर जगह हमारे, और इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.gulistannews.in, हमारे वहां पर भी खबरें आपको मिलेगा। तहरीरी मवाद मौजूद है, कंटेंट अवेलेबल है। अपनी आरा, अपने ओपिनियंस, फीडबैक्स हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा, लेकिन साथ साथ यहां पर भी कमेंट के जरिए लाइव नशियात में अपनी बात आप रख सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज आज करेंगे मौसम की खबर के साथ। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज की खबर से करते हैं आगाज, क्योंकि रात देर गए से ही, बल्कि कल सुबह से ही हम देख रहे थे कि मौसम का मिजाज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बदला हुआ था, जहां जम्मू सूबे के कई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई है। मैदानी इलाकों के अंदर, वहीं पर पहाड़ी इलाके कश्मीर के जितने भी है, वहां पर एक बार फिर कल बर्फबारी का माहौल जो है और मौसम जो है वो देखने को मिला है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी हुई है। जो मनफी दर्जा हरारत और यकबस्ता हवाएं दिन में और रात में मनफी दर्जा हरारत हुआ करता था, उसमें थोड़ी सी बेहतरी जो है वो नजर आ रही है। ताम एक बार फिर जब रात देर गए बर्फबारी का सिलसिला चला है, तो श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा समेत यानी बानिहाल की पहाड़ियों से लेकर गुलमर्ग तक और गुलमर्ग से लेकर अफरवट और अफरवट से कुपवारा, टंगडार, मछिल, गुरेज की जहां तक आप बात करेंगे, तो आज सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिला है। इस बीच डिजास्टर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और ये एडवाइजरी एवलांच के हवाले से जारी कर दी गई है, और माना गया कि आइंदा 24 घंटों के लिए, जिनमें 12 घंटे तो चले गए हैं जी, अब 12 घंटों का और इंतजार है, 24 घंटों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का मानना है कि हल्की से लोअर डेंजर लेवल एवलांच जो है वो आ सकता है, यानी उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन तेज हवाओं की वजह से बर्फानी तोदे और इस तरीके का माहौल जो है वो बन सकता है। बांडीपोरा के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी बांडीपोरा के जो बालाई इलाके हैं, बारामूला के जो बालाई इलाके हैं, गांधरबल, आपको याद ही होगा बैक टू बैक 2 एवलांचेस वहां पर आए थे, कुपवारा के बालाई इलाकों के अंदर भी, और इसके साथ साथ कुलगाम और अनंतनाग के अंदर भी अलर्ट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट ने सूबा कश्मीर की बात कही है, तो सूबा जम्मू के अंदर डोडा का इलाका, उसके साथ साथ किश्तवाड़ का इलाका, पुंछ का इलाका और रामबन के इलाके में भी, जो सती समंदर से काफी बुलंदियों पर है, वहां पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन 2500 मीटर पर ये इस तरीके का माहौल जो है वो बन सकता है, इस तरीके के एवलांच जो है वो आ सकते हैं। इसलिए काफी ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, स्पेशली उन इलाकों के अंदर जो पहले ही एवलांच प्रोन एरियाज है, यानी जिन इलाकों के अंदर अक्सर बेशतर तेज हवाओं की वजह से बर्फानी तोदे गिराते हैं या इस तरीके का माहौल बनता है, और वहां के लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उन सब लोगों को कहा गया कि वो काफी ज्यादा एहतियात बरते। तो इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। मौसम का मिजाज अभी किस तरीके का बना हुआ है, जब 8:45 का वक्त हुआ चलता है, तो सबसे पहले श्रीनगर जम्मू की बात हम करेंगे, जहां से आरिफ वहीद हमारे साथ है। श्रीनगर से हमारे साथ इरफान फाजिल ने ज्वाइन किया, और थोड़ी देर में नॉर्थ कश्मीर भी चलेंगे, जहां से शमीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद आपके पास आएंगे। रात को आपने अपडेट किया था कि बालाई इलाकों के अंदर, यानी बानिहाल की जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही थी, और आप खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त आपके बैकग्राउंड में तो बर्फ नजर आ रही है, लेकिन मौसम का मिजाज अपडेट करें, क्या कुछ है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जिस पर सबकी नजर है, क्योंकि कल भी 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक काफी मुअत्तल रहा इस पर, और काफी मुश्किलें हुई है। अभी की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है मौसम का मिजाज और श्रीनगर जम्मू हाईवे के हवाले से? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कल रात जो है ट्रैफिक इंतजामिया ने जो है कोशिश की थी कि लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन उसके साथ में शाम होने के साथ साथ जो है
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो पैंतियाल का इलाका है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ट्रैफिक बंद कर दिया गया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद मौसम के मिजाज में बेहतरी जो है वक्फे वक्फे से जो ताजा बर्फबारी हुई है और उसके चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को फिलहाल पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है और इस वक्त बंद रखने का फैसला किया गया है और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बर्फबारी जो है इस समय फिर से शुरू हो गई है और इससे कहीं ना कहीं पे ये अंदाजा होता है कि आने वाले समय में जो है कुछ घंटों के अंदर जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और सुबह सुबह की बात करें कि पैंतियाल के इलाके में शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है 2 से 3 बार जो है वहां पर वो मामला भी देखने को मिला और इंतजामिया का मानना है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या ट्रैफिक इंतजामिया की बात करें उन्होंने सख्ती से जो है लोगों से यहाँ पर ये हिदायत दी है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है कोई बेवजह इस तरह से सफर ना करे जिससे कि एवलांच का जो खतरा रहता है या जो पैंतियाल का इलाका जो सबकी नजर में रहता है कि पूरी जो स्लाइड के लिए काफी मशहूर है वहां पर अच्छे मौसम में भी पत्थर खिसकने का वाक़ा जो है वो रहता है। तो इसलिए एहतियातन जो है फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है किसी भी गाड़ी की आवाजाही को जो है फिलहाल तो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो ट्रैफिक यूनिट्स की जानिब से जो नंबरात जो है कंट्रोल यूनिट्स की जानिब से जो नंबरात डिस्प्ले किए गए उनके साथ राबता करने के बाद ही जो है आगे का सफर करे। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त फिर से बर्फबारी का दौर जो है बाकायदा शुरू हो चुका है। आरिफ एक चीज और भी बताइएगा, क्या विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट उसको भी रोका गया है? क्योंकि इस वक्त भी जो आपके दाएं बाएं हम देख पा रहे हैं तो बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और प्रिडिक्शन भी आइंदा 12 घंटों में काफी ज्यादा बर्फबारी की है। तो एक तो ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है और दूसरा जो दरमांदा गाड़ियां हैं अगर किसी तरीके से गाड़ियां निकाली जा सकती है, मुमकिन हो सका तो प्रायोरिटी बेसिस पे वही निकलेंगी, फ्रेश गाड़ियां नहीं चल सकेंगी, ट्रैफिक नहीं आएगा। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि अगर यहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, देखिए रामबंद बानिहाल सेक्टर में जो बानिहाल से टुवर्ड्स कश्मीर जो नवयुगा टनल के सामने जो है वो हल्की बर्फबारी से जो एक बड़ा विशाल ब्रिज बनाया गया है वो काफी ज्यादा स्लिपरी और खतरे से खाली नहीं है। वहां पर गाड़ी को सिकिड होने का खतरा रहता है और इसके साथ में अगर बानिहाल से टूर जो मुलाजमीन भी जाते हैं तो पैंतियाल और रामसू का जो इलाका है वो भी कहीं ना कहीं पे शूटिंग स्टोन या स्लाइड्स के लिए जो है काफी ज्यादा मशहूर है और इस मौसम में जो है इस तरह की स्लाइड्स रहती है। इस तरह से एहतियातन जो है जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी के साथ हमारी बात हुई, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, उनका मानना है कि फिलहाल जो है फ्रेश किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी ताकि बेवजह लोगों को या किसी भी शख्स कुल मिलाकर ये माना जाए कि दरमांदा गाड़ियां हैं, अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा तो पहले दरमांदा गाड़ियों को निकाला जाएगा ताकि कौमी शाहराह पर कोई भी गाड़ी ना रुके और उसके बाद ही नया फैसला जो है लिया जाएगा। आप स्टैंड बाय रहेंगे हमारे साथ जी, नॉर्थ कश्मीर भी चलेंगे, शमीम हमारे साथ है। शमीम, क्या कुछ नॉर्थ कश्मीर की सिचुएशन है? क्योंकि खबर यह है कि एडवाइजरी ऑलरेडी आ चुकी है कि जनाब स्नो एवलांच आ सकते हैं और आपका जो नॉर्थ का बेल्ट है, चाहे बांडीपोरा की बात हम करें, कुपवारा की बात करें, वहां पर भी इस तरीके का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी गौर, मैं आपको बताता चला कि सरहद जिला कुपवारा की बात करेंगे, कल से थोड़ा से मौसम में बेहतरी आ गया। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। अगर मैं आपकी बात करेंगे तो मेरा ललक में जो है कहीं जो है धूप निकल आई है। अगर हम बात करेंगे जिस तरह का जो डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने जो टंगड़ार का दौरा किया है, जिस तरह वहां पे रास्ते को खोल दिया गया है, मगर मचल के इलाका है लगातार उन्होंने कुपवारा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर लगातार 2 दिन प्रोटेस्ट किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर टंगड़ा रोड को खोल दिया गया है, मचल के साथ क्यों नाइंसाफी कर रही है। लगातार वो डीसी ऑफिस के बाहर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो दरबंदा मुसाफिर है या गाड़ी जो है फंसी हुई है वो अभी तक मचल रोड को जो है गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए अभी नहीं खोला गया है। वहां के लोग जिला इंतजामिया से काफी नाला है, उनका साथ तो कहना है कि हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। जो यहाँ के बच्चे जो है शमीम हमारे साथ रहेगा क्योंकि अभी तक जो है बाला इलाकों के अंदर बर्फबारी के बाद जिला और तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ है। श्रीनगर भी चलते हैं, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, ट्रैफिक वादी की तरफ अगर जाना था तो वो भी ठप हो गया है। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ मौसम का हाल है और जो सुनने में सुबह सुबह आ रहा है कि फिजाई सर्विस भी मुतासिर हुई है? देखिए आसिफ, जहां तक इस मौसम का ताल्लुक है, चिलाई कलान जो है चिलचिल यादों के साथ जो है कई सारी यादें अब छोड़ रहा है, क्योंकि जहां तक
आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद चले कलान भी खत्म हो जाएगा, मगर साथ साथ अभी बर्फबारी का सिलसिला जो 21 से 24 और इस बीच स्पेल जो रहेगा, इसका जो फोरकास्ट तकरीबन 22 तारीख के बाद थोड़ा स्ट्रांग बताया जा रहा है, क्योंकि आज हमने देखा तकरीबन 3 बजे रात से जो है बर्फबारी का सिलसिला मैदानी इलाकों में शुरू हुआ, और मैदानी इलाकों में ये सिलसिला जो है तकरीबन अभी भी जारी है। रुक के बर्फबारी हो रही है, मगर अभी भी सिलसिला जो है बीच बीच में जारी है। सड़कों पर भी काफी ज्यादा फिसलन है, बर्फबारी जो है लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, अगर साथ ही साथ देखा जाए तो कारोबारी इदारे या देखा जाए ट्रैफिक काफी ज्यादा मुतासिर रहता है, कि इस तरह की सिचुएशन खासतौर पर दिखाई देती है। फिलहाल ओवरऑल अगर मैं शहर को लेकर बात करूं तो अभी हमने देखा कुछ जो ऑन रोड या लिंक रोड्स को लेकर जिस तरीके से बर्फ जो है वो काफी कम रही है, साथ ही साथ कुछ डोजर्स वगैरह या स्नो क्लियरेंस मशीन जो है नेशनल हाईवे पर हमने देखा कि सुबह मॉर्निंग में जो है कुछ लोग चल रहे थे लेकर, ताकि नेशनल हाईवे से स्नो को क्लियर किया जाए। अगर जो इंटर लिंक रोड्स है वहां पर अगर बर्फ जमा होती है तो देखने वाली बात जरूर होगी कि इस बारी जो म्युनिसिपैलिटी ने बताया है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स ने जिस तरीके से मशीनरी को इंस्टॉल किया है वो ऑन रोड कितना काम करेंगे, उस पर खास तौर पर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। दूसरी साइड्स पे अगर मैं बात करूं तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरलाइन पार्ट, एविएशन पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल अगर देखा जाए तो हमारे सलाम जी के प्रोग्राम में एविएशन जरूर डिस्कस रहता है, जबकि चुलाई कलान विंटर्स की बात चल रही है, चाहे वो शेड्यूल के मामला हो, चाहे वो डिले फ्लाइट्स के मामला हो, चाहे वो ऑफ रोड के मामला। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो क्लियरेंस के साथ साथ जो रनवे के मामला होते हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार फ्लाइट्स डिले चल रही है और फ्लाइट्स जो है शेड्यूल भी की जा रही है, क्योंकि एक साइड से अगर थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाता है या मौसम में थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाती है, ये फॉग डेंस फॉग और विजिबिलिटी क्लियर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपका जो गैजेट सिस्टम है, एलएलए है, कैट सिस्टम है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि एयरपोर्ट पे कितना काम करेगा। जब इस बार ये भी बताया जा रहा है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लेकर ने काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और नई टेक्निक के साथ गैजेट्स को इंस्टॉल किया गया है। दिस विल कम अप लाइक लॉन्गर की जब हेवी स्नोफॉल होता है 23 के बारे में जो प्रेडिक्शन बताई जा रही है मॉडरेट पे हेवी, अगर उस वक्त स्नोफॉल होती है तो उस टाइम ऑन बोर्ड ट्रैफिक एविएशन के साथ साथ एयरपोर्ट एविएशन का महकमा कितना काम करेगा और आने जाने सूरत हाल ये जब मौसम की बात हम करें तो बीच में बात चली कि जनाब धुंध है, फॉग है, तो मेरे पास जो इतलात अभी दिल्ली एयरपोर्ट से है, आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और लोकल एयरपोर्ट से है, वो तकरीबन 18 के करीब फ्लाइट जो है वो डिले चल रही है। दिल्ली का हाल है। जब दिल्ली से डिले हो गया तो अब फिर श्रीनगर की एयरपोर्ट की जब आप बात करेंगे, जिस जहाज ने 7:55 पर आना है, दैट इज एक्सपेक्टेड नाउ, और इसी तरीके से 8:30 वाली जो फ्लाइट आनी थी वो लगभग डिले है। अब नेक्स्ट कितने बजे वो आएगी कोई नहीं पता है जी। फिर 9:10 वाली जो फ्लाइट आनी है, एक्सपेक्टेड फ्लाइट है, ये भी डिले है। 11:55 वाली फ्लाइट जो जम्मू जानी है वो भी डिले है। और बाद में कहीं ना कहीं 12 बजे के बाद जब आप देखते हैं तो वो शेड्यूल दिखाया जा रहा है, क्योंकि उम्मीदें लगाई जा रही है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के मौसम में थोड़ी सी बेहतरी होगी ताकि ये सारा मामला जो है बेहतरी के साथ चल सके। फिलहाल लारनू कोकरनाग के इलाके में एक बार फिर भारी बर्फबारी की खबरें भी जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मौजू की करते हैं और बात करते हैं रात देर गए गोली चलने की वारदात की। और खबर यह है कि 12 बोर हथियार का इस्तेमाल हुआ है, ताहम पुलिस इस पूरे मामले पर तहकीकात भी कर रही है। पुंछ से बड़ी खबर, सरहदी जिला पुंछ की सुनकोट तहसील से रात देर गए हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाई थी और अब तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि इस इलाके के अंदर किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। लसाना के अंदर जहां पर साबिक रुकन असेंबली हैं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस के साथ तवील मुद्दत तक ये काम करते रहे चौधरी मोहम्मद अकरम, इनके घर पर फायरिंग हुई। अब ये फायरिंग किसने की ये तो कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन रात देर गए जो उनसे पहले बात हुई थी हमारी, उन्होंने भी बताया कि उनके घर में उनकी वालिदा, उनका बेटा वहां मौजूद है, वो सही सलामत है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो ये बताती हैं कि घर के बाहर वाली दीवार, अंदर वाले कुछ एक हिस्से जहां से फायर जहां पर किया जा सकता था, या फिर छत का एक हिस्सा जहां पर खुद पुलिस की टीम रात को पहुंची, वहां फायर किया गया और कैसे एक बीच वाले टीन से होकर ये जो गोलियां हैं वो दूसरे वाले पार्ट की तरफ गई हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम का घर लसाना सुनकोट के अंदर है। खुद वो जम्मू के अंदर थे, जो हमारे पास इनिशियल डिटेल्स आई और उसके बाद कंफर्म भी हो गया, लेकिन हमला हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस इलाके के अंदर इस तरह की वारदात या किसी साबिक रुकन असेंबली को या किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश हुई हो, हमारी नॉलेज में कोई ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं है या कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन रात देर गए तकरीबन ये जो
10 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने, और सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज की टीम यहां पहुंची। पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी और टूटे हुए शीशे के जो पीसीज हैं वो भी गोलियों से कैसे नीचे पड़े हैं वो आपके सामने है। ये रात की तस्वीरें हैं, तकरीबन 12 सवा 12 के आसपास की। हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकाश मलिक भी हैं। सुरनकोट सीधा चलते हैं। आकाश, रात देर गए आप इस इलाके के अंदर पहुंचे थे, क्या कुछ आप डिटेल्स कलेक्ट कर पाए? इंसिडेंट जो हुआ है, पूरी तफसीलात क्या इसके मुतालिक मिल पाई हैं? जी मैं आपको बताता चलूं, देर रात एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें जो एक्स एमएलए है उनके घर में जो है एक धमाके की आवाज है। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो हमने डिटेल्स ली के वहां जो है कोई जी। चलिए, आकाश से राब्ता मुनक़ता हुआ है। खबर यह थी कि पहले धमाका हुआ, इनिशियल जब डिटेल्स आई तो बाद में तहकीकात के दौरान पता चला, और अब ये जो खबर है कि फायरिंग 12 बोर राइफल से की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है किसी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैटर इन्वेस्टिगेशन का है और पुलिस के पास ये सारा पार्ट इस वक्त चला गया है। लेकिन रात देर गए इस तरह के इस इलाके के अंदर हम ये जरूर अलर्ट देख रहे थे कि 26 जनवरी के लिए तैयारियां चल रही हैं, तकरीबात सुरनकोट, पुंछ, राजौरी, जम्मू के अंदर होनी है। लेकिन वो एक अपनी जगह सारा चेकिंग का सिलसिला चल रहा था। वीडीसीज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो राजौरी में इंसिडेंट हुआ उसके बाद सरगर्म नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये जरा उनसे मुख्तलिफ है। आकाश, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी आप देर रात गए जो एक धमाका हुआ चौधरी मोहम्मद अकरम एक्स एमएलए जो है उनके घर में। उसके बाद जब हम देर रात वहां पहुंचे तो वहां पे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये 12 बोर की तरफ से जो है एक फायर किया गया है, जिससे जो है उनके छत में थोड़े थोड़े छर्रे पड़े हैं और जानी और माली नुकसान कोई भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल एजेंसीज, पुलिस और आर्मी की जितनी भी एजेंसीज सारी जो है मौके पर पहुंचे और देर रात के पूरे इलाके को मुहासरे में लेके, और इस वक्त भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आकाश, ये बताइएगा कि साबिक एमएलए साहब की रिहाइशगाह पर क्या सिक्योरिटी का माकूल दस्ता मौजूद था या बिना सिक्योरिटी के थे वो? जी और वहां पे जो है एक आर्मद का एक दस्ता जो है वो पहले से ही मौजूद था। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे हमने देखा डीएसपी ऑपरेशन भी वहां पहुंच चुके थे और डीएसपी आर्मद जो है मोहम्मद अफजल वो भी वहां पे पहुंचे और डीएसपी हमारे सुरनकोट के जो एसएचओ डीएसपी और तमाम एजेंसीज वहां पे पहुंच चुकी थी। और आपने बात की जैसे कि पहले से ही वहां पे जो है दस्ता जो है काफी देर से वहां पे उनकी जो है वहां पे एक चौकी है और वहां पे जो है काफी सारे जो है पुलिस अधिकार भी मौजूद थे। जी तो अभी तक पुलिस एहलकारों का क्या कुछ मानना है कि हथियार जो है वो कौन सा हो सकता है, और क्या आसपास के लोगों से पूछताछ भी हो रही है? जी अभी इस वक्त जो है पुलिस ने जो है पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। आने जाने वाला कोई भी जो है उसके जो शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और इस वक्त जो है पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 12 बोर की गन है जिससे ये फायर किया गया है और पुलिस जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में जारी है। बहुत शुक्रिया जी आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पार्ट शुरू कर दिया है। रात देर गई, आला पुलिस एहलकार जो है वो मौके वारदात पर पहुंचे थे। अच्छी खबर इसमें यह है कि साबिक एमएलए साहब वहां मौजूद नहीं थे, उनके अहलखाना घर पर थे। ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये सरहदी इलाके से खबर सामने आ रही थी। अब जरा बात सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत की बात करना बहुत जरूरी है। और आपको याद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा रवान दवा है और आज शेड्यूल के हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर विराम होगा, यानी आज आराम का दिन है। लेकिन इस बीच जो बयान रात देर गए दिया गया था वो इंतहाई सुर्खियां बना रहा है। जयराम रमेश साबिक वजीर है, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उस बयान के आने के फौरन बाद सियासी सर्कलों के अंदर काफी ज्यादा जो है वो उत्साह भी देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा रिएक्शंस भी जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जे का पूछा गया सवाल, यानी 370 पर जो सवाल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश से पूछा गया, जो इस वक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर हेड करते हैं जी भारत जोड़ो यात्रा को, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो उनका मानना था कि आईन के हिसाब से 370 को जिस तरीके से हटाया गया, न तो इस पर कोई बहस हुई और ना ही बिल को पूरी तरह से पढ़ने दिया गया, और इस तरीके से 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो अनडेमोक्रेटिक है। फोर्सफुली इसको
इम्पोज किया गया है, ये कल जयराम रमेश ने कोट अनकोट करके हुआ कहा। आगे उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, ताहम 370 के साथ साथ 371 भी है, जिस पर अगर गुफ्तगू हो तो काफी मसाइल का हल निकल सकता है। जयराम रमेश को हम सुनते हैं, उसके फौरन बाद हम सीधे चलेंगे जी अपने सीनियर साथी विनोद कुमार साहब, जो जम्मू की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स पर काफी गहरी नजर रखते हैं, उनके पास भी चलेंगे। अभी जी जसरोटिया साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, उनका रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ये जो 370 और 371 का मामला और स्टेटहुड का मामला और बीजेपी पर बैक टू बैक कई सवाल उठाए जयराम रमेश ने, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी, जरा इसको फटाफट से देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो बिल 5 अगस्त 2019 को लाया गया और पारित किया गया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, जबरदस्ती जो वोट मेजॉरिटी था लोकसभा में और राज्यसभा में, बिना विचार विमर्श के, बिना प्रावधान के, एग्जामिनेशन के, विश्लेषण के वो बिल पारित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर स्टेट था, फुल फ्लेजेड स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया। वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो और पूरा स्टेट का दर्जा दिया जाए। आपने 370 का सवाल उठाया। हमारे देश में, हमारे संविधान में, अगर आप आर्टिकल 371 देखें, 371 देखें और पढ़ें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, हैदराबाद कर्नाटक रीजन, उनके लिए आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपका सवाल जवाब देंगे ना? मैं आपको कह रहा हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 371 की बात कर रहा हूं। 371 में हमारे देश के कई राज्यों के लिए और कई राज्यों के विशेष इलाकों के लिए प्रावधान किया गया है। जयराम रमेश 371 की बात करते हुए अनडेमोक्रेटिक 5 अगस्त के फैसले को मानते हुए, और अफसोस ये भी है कि जब कांग्रेस के पूरी उस डिबेट को आप देखेंगे, जब 5 अगस्त की बारी आई थी तो बड़े लोगों ने इसके हक में भी बातें कही थी। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि 371 का मामला खींचा गया है और 371, आपको याद होगा कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो बड़े वकील भी हैं और साबिक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 5 अगस्त के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जम्मू में की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए 5 अगस्त में जो डिसीजन हुआ है वो रिवर्ट हो, ये ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो 371 के अंदर भी मुज़मिर है, हमें इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंडोर्स करवाना चाहिए कि हमें 371 के तहत कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दी जाए। बहरहाल इस पर जरा सियासत काफी ज्यादा जम्मू के अंदर तेज हो रही है। सबसे पहले विनोद जी आपके पास चलते हैं। जी, आप कंटिन्यूअसली लखनपुर से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं और कल ऑफिशियली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही हमने देखा कि जम्मू के अंदर 370, 5 अगस्त और उसके साथ साथ 371 का राग अलाप आ गया और यह साफ कर दिया गया कि जनाब हम जो कुछ कर रहे हैं ये नेशनल हुकअप की बात है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और बॉडी लैंग्वेज जो कांग्रेस लीडर्स का है इसके बाद क्या कुछ कह रहा है? जी गौर, मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद था, सरवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगभग आपने भी देखा और जयराम रमेश क्या कहना चाहते थे। हालांकि आपको याद होगा कि राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को जब बिल ये पेश किया गया, वहां पर कांग्रेस के सदस्य नदारत थे, यानी एब्सेंट थे। कांग्रेस की इतनी ज्यादा सिंसियर नेचर, जिस तरीके से बीजेपी ने यह बिल पेश किया था, किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ये पूरा मौका दिया ही नहीं गया। अब लकीर पीटने वाली बात है और जयराम रमेश उस लकीर को पीट रहे हैं। हालांकि इस बात है कि एक स्टेट को अब यूटी बना देते हैं और दूसरी तरफ आपके पास एक और प्रोविजन है
जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे अगर वो नहीं रहते हैं तो आपके पास 371 पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि 371 से जॉब भी प्रोटेक्ट हो सकता है, लैंड भी प्रोटेक्ट हो सकती है, आपका कल्चर भी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो सरकार को अब 371 की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो मानते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा भी मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी है गौर, हम सब जानते हैं कि अब कांग्रेस के पास लकीर खींचने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। जी गौर, तो ये लोकल लीडरशिप जो है वो जयराम रमेश साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रही है? क्या लोकल लीडरशिप की फीडबैक के बाद ही इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया हो कि एक तरफ से जो अलायंस बना है गुपकार अलायंस वो 370 की बात कर रहा है, कांग्रेस उस अलायंस से बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, तो वो 371 को लाकर एक मिडवे लेकर आगे बढ़ना चाहता है? ये लोकल फीडबैक की थी जयराम रमेश को, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन पर भी सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा है कि पूंछ रजौरी के साथ जो अनंतनाग को जोड़ा गया है ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। यानी लोकल फीडबैक मिलने के बाद ही जयराम रमेश ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। लेकिन जिस तरीके से कहा यहाँ पे ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, जो इश्यूज जम्मू कश्मीर में इस वक्त ज्वलंत हैं, मेन इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर्स की बात करें, 61,000 डेली वेजर है, उसके फैमिली मेंबर 4 मिलाकर के आप देख सकते कितनी संख्या हो जाती है। हम रिजर्व के पैकेज की बात करें, पीएम पैकेज की बात करें, एनिवर्सरी पैकेज की बात करें, रैबरेज की बात करें, इन इश्यूज को मुझे लगता है कि जो 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस 24 तारीख को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जम्मू में एड्रेस करेंगे, उन इश्यूज को मुझे लगता है वहां टेकअप किया जाएगा। लेकिन फीडबैक जो स्टेट कांग्रेस की फीडबैक होनी चाहिए तो उसमें ये इशू नदारत है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अभिजीत जसरोटिया साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ है। अभिजीत जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा कि फोर्सफुली जी एनफोर्स कराया गया 5 अगस्त 2019 के डिसीजन को। तो किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे जयराम रमेश साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्योंकि न सिर्फ इतना उन्होंने कहा, उन्होंने और भी कुछ चीजें कही हैं, जैसे 371 की बात उन्होंने कही है। तो क्या बीजेपी को लगता है कि 371 वीज़ा-विज़ जम्मू कश्मीर अगर एनफोर्स करवाया जाता है, कुछ सेफगार्ड्स दिए जाते हैं, तो पब्लिक से हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने बात कही है कि 370 को लेकर जो बात की है, मैं कहूंगा उसके ऊपर जरूर क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। और ये बल के प्रयोग का बात कर रहे हैं तो मैं सही कहूंगा कि बल जो है ये 148 करोड़ हिंदुस्तानियों के बल से 370 हटा है, क्योंकि 148 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधि यानी कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो कि हमारे दोनों हाउसेज में होते हैं, उन्होंने इसको अपनी मोहर लगाकर, पूरे हिंदुस्तान की मोहर लगाकर इसको 370 को उस लोकप्रियता से, उस लोकतंत्र के बल से इसको यहां से हमें निजात दिलाई है। और जहां तक ये बात करते हैं जबरदस्ती की, जबरदस्ती तो नेहरू जी ने यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जी के कहने पर ये हमारे सिर के ऊपर थोपा था, और उस समय एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो मुझे बताएं जरा जयराम जी, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करें कि जब 370 जबरन हमारे ऊपर नाफिज किया गया था, तब ये किस हाउस में डिस्कस हुआ था? क्या अपर हाउस में डिस्कस हुआ था? क्या लोअर हाउस में डिस्कस हुआ था? केवल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हम लोगों को गुलामी की बेड़ियों तक 60 साल तक बांधने वाली पार्टी, हमारे वाल्मीकि समाज के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी, हमारी बच्चियों बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को अपने ही देश के अंदर एक एलियन की, एक दूसरे दर्जे की भी छोड़ के तीसरे दर्जे की जिंदगी बिताने पे मजबूर करने वाली पार्टी 370 की बात करेगी। तो ये अब सबको पता है सत्य क्या है और झूठ क्या है। और ये जो 371 वाली बात हो रही, कहा जा रहा है कि अगर 371 मुल्क के और भी राज्यों के अंदर है, अगर उसको देखा जाए उससे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस को फिल किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें एड्रेस हो सकती है। पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें, पहले 370 को लेकर स्टैंड क्लियर करें अपना, फिर 371 की बात करें। पहले 370 पर अभी तक कांग्रेस ने ये स्टैंड नहीं क्लियर किया कि क्यों हम लोगों को इतने साथ गुलामी की बेड़ियों से बांधा गया। जिस दिन जयराम जी हमारे वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, हमारी बच्चियों का, बेटियों का, बहनों का जब ये इन सब का जवाब देंगे, फिर हमें अगला जवाब भी हम इनको देंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी अभिजीत जसरोटिया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपको बताएंगे कि अब बीजेपी के खीमे के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और कब ये होगा, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरें हैं कि सरकार ने नकेल कसी है, कुछ मुलाजमीन को लेकर भी खबर आ रही है। कौन मुलाजमीन सबकदोश किए गए, किनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, बताएंगे। बड़ी खबर आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।